हेलो फ्रेंड, भारतीय स्टडी कैंपस में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग का जो 5000 क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो इस वीडियो में कवर करेंगे स्टील डिजाइन, जिसका ये पार्ट 2 है, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं बता दूं, इसमें मैंने जितना भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, आईएएस का प्रीवियस ईयर पेपर 1995 से 2020 तक का जितना भी बेस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन था वो क्या किए हैं, इसमें कवर किए हैं। मैं बता दूं, इस वीडियो में स्पेशली जो है आईएएस कोर्स से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी इसमें डाला हुआ है। तो प्लीज़ इस पार्ट को जरूर देखें, मिस मत करें। और इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिए थे, जो नहीं देखे हैं उसे भी जाके आप देख सकते हैं। तो ये जो वीडियो जितना भी है हेल्पफुल होगा सभी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए, जितना भी सिविल इंजीनियरिंग का अपकमिंग एग्जाम है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग के हेल्प से ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। तो प्लीज़ हेल्प ज़रूर करें। और मैं बता दूं, जिनको वीडियो का स्पीड स्लो या ज़्यादा लगे आप अपने अनुसार मैनेज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेट का पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ लेसिंग बार इन बिल्ट अप कॉलम। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है लेसिंग बार के केस में मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू क्या होगा, तो ये होता है 145। तो पहला का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। यदि हम सिलेंडरनेस रेशियो की फार्मूला की बात करें तो ये होता है लैम्डा इक्वल टू एल इफेक्टिव बटे आर मिनिमम। आर हो गया मेरा रेडियस ऑफ जिरेशन, जिसका वैल्यू होता है रूट अंडर आई मिनिमम बटे ए। उसका हम सेकेंड नंबर देखेंगे। सेकेंड में हमको दिया हुआ है, व्हाट इज द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए स्टील मेंबर कैरिंग कंप्रेसिव लोड रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कंप्रेसिव लोड के केस में जब डेड लोड एंड इम्पोज्ड लोड हो तो मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो का जो वैल्यू होता है ये होता है 180। ठीक है, यहीं पर यदि सेस्मिक और वाइंड लोड होता तो कंप्रेसिव लोड के केस में कितना होता, 250। ठीक है, तो दूसरा का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसका हम थर्ड नंबर देखेंगे, वेयर शुड स्प्लैश इन द कॉलम बी प्रोवाइड। यहाँ पे बोल रहा है स्प्लैश जो है कॉलम में हम कहाँ प्रोवाइड करते हैं, तो इसका जो हो जाएगा सही ये हो जाएगा डी एट 1/4 हाइट ऑफ कॉलम। मतलब 1/4 हाइट ऑफ कॉलम पे हम क्या करते हैं, स्प्लैश प्रोवाइड करते हैं। उसका हम 4 नंबर देखेंगे। 4 में हमको दिया हुआ है, व्हाई आर द टाइप प्लेट प्रोवाइडेड इन लेसिंग कॉलम। बोल रहा है टाइप प्लेट हम क्यों प्रोवाइड करते हैं लेसिंग कॉलम में, तो 4 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी टू चेक द डिस्टॉर्शन ऑफ द इंड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे डिस्टॉर्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं टाइप प्लेट इन लेसिंग कॉलम में। ठीक है, उसका हम 5 नंबर देखेंगे। 5 में व्हाट इज द परमिसेबल टेंसाइल स्ट्रेस इन बोल्ट यूज फॉर कॉलम बेस। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है मैक्सिमम जो होगा परमिसेबल टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा जब बोल्ट यूज करते हैं कॉलम बेस में, तो ये जो होता है 120 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो 5 का सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। उसका हम 6 नंबर बात करें तो 6 में हमको दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्रेशन मेंबर। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है इस चारों ऑप्शन में से कौन सा कंप्रेशन मेंबर है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। यानी बूम जो है मेरा ये क्या है, कंप्रेसिव मेंबर है। उसके अलावा जो ऑप्शन दिया हुआ सभी क्या है, टेंशन मेंबर है। उसके बाद हम 7 नंबर देखेंगे। 7 में हमको दिया हुआ है, इन ए गसेट बेस्ड when the end of the column is machine smooth for completely bearing the axial load is transferred to base slab। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है एक्सियल लोड जो हम ट्रांसफर करते हैं बेस स्लैब, तो ये होता है क्या 50% बाय डायरेक्ट बेयरिंग एंड 50% थ्रो होता है फास्ट रनिंग। तो 7 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम 8 नंबर देखेंगे। 8 में हमको दिया हुआ है, what is the maximum permissible slenderness ratio of a major compression member which undergoes reversible of stress due to wind load। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कंप्रेशन के केस में जब होगा वाइंड लोड या सेस्मिक लोड तो इसका कितना होता है, ये होता है 250। इसे पहले हम बता चुके हैं, तो इसका हो गया बी। 9 नंबर देखेंगे, which one among the following is the correct ratio of effective length to actual length of discontinuous angle start if end are welded। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है इफेक्टिव लेंथ और एक्चुअल लेंथ का रेशियो क्या होगा जब डिसकंटिन्यूस एंगल स्टार्ट होगा और इंड क्या होगा, वेल्डेड होगा। तो ये जो होता है 0.85। ठीक है, तो 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। देखिए ये सब डाटा जो है आईएएस कोड के अनुसार दिया गया है, तो ये क्या होता है, फिक्स डाटा होता है। 10 नंबर देखेंगे, ए कंपाउंड कॉलम हैड बीन फैब्रिकेटेड विद ए 4 एंगल ऑफ IS ए 50 × 50 × 6 प्लेट एट कॉर्नर ए स्क्वायर 300 × 300 mm। द रेडियस ऑफ जिरेशन ऑफ द एंगल इज 10 mm फॉर द फैब्रिकेटेड कॉलम। द ओवरऑल सिलेंडरनेस रेशियो इज 40। व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द लेसिंग बार अटैच्ड एट द फैब्रिकेटेड कॉलम। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जो होल जो है मेरा सिलेंडरनेस रेशियो 40 दिया हुआ है
और रेडियस ऑफ जिरेशन एंगल के लिए हमको 10 दिया हुआ है। तो बोल रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द लेसिंग बार निकालने के लिए। तो चलिए हम इसके लिए देखेंगे। हम जानते हैं लेसिंग सिस्टम जो होता है मेरा L/R जो होता है सी मिनिमम, ये मेरा क्या होता है नॉट बी ग्रेटर देन 50 या 0.7 इंटू सिलेंडरनेस रेशियो जो होल दिया हुआ है वो, ठीक है। तो इसको यदि हम R होल मान लेते हैं, ठीक है, तो ये मेरा हो गया। तो यहाँ पे देखिए हम जानते हैं L/R से जो मिनिमम है मेरा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, मिनिमम होना चाहिए मतलब 50 से 50 और कितना 0.7 और यहाँ पे कितना दिया हुआ है मेरा 40 दिया हुआ है। सिलेंडरनेस रेशियो होल का मेरा कितना दिया हुआ है, ये 40 दिया हुआ है, ठीक है। इंटू 40 से गुना कर देंगे तो ये जो मेरा निकल के आएगा कितना आएगा, ये आएगा 50 इंटू कितना 28। तो यहाँ पे देखिए L/R मिनिमम इक्वल टू हो गया 50 इंटू 28। तो इसमें से हम मिनिमम लेंगे, यहाँ से हम कितना लेंगे 28। यहाँ पे मेरा जो हो जाएगा L/T जो मेरा हो जाएगा R मिनिमम, ये मेरा कितना हो जाएगा 28 के बराबर हम मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है एंगल के लिए सिलेंडरनेस रेशियो 10 दिया हुआ है। तो ये हम यहाँ पुट कर देंगे तो L का वैल्यू मेरा कितना निकल जाएगा 28 इंटू 10 यानी ये जो मेरा निकल के आएगा कितना 280। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 10 का, ये हो जाएगा डी। 11 देखेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल सिलेंडरनेस रेशियो फॉर स्टील टायर लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू कंप्रेशन। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो की जब स्टील टायर के केस में क्या होगा, जब क्या होगा कंप्रेशन में होगा। तो ये होता है कितना 350। तो 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 12 नंबर देखेंगे। 12 में हमको दिया हुआ यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर गवर्न द परमिसेबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन इन कॉलम। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कौन कौन सा पैरामीटर जो है क्या परमिसेबल स्ट्रेस के लिए कंप्रेशन इन कॉलम के लिए सुटेबल है। तो ये जो मेन है इफेक्टिव लेंथ एंड रेडियस ऑफ जिरेशन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 12 का, ये हो जाएगा सी, यानी 2 और 3 क्या है सही है। उसका हम 13 नंबर देखेंगे। 13 में हमको दिया हुआ है विच आर द फॉलोइंग फोर्स इज यूज फॉर द डिजाइन ऑफ बैटन ऑफ ए बिल्ट अप कॉलम। यहाँ पे बात कर रहा है कौन सा फोर्स जो है डिजाइन करता है बैटन ऑफ बिल्ट अप कॉलम के लिए। तो ये क्या होता है, कौन सा होता है, ये होता है ट्रांसवर्स शेयर। तो 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 14 देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वर्सेस द सिलेंडरनेस रेशियो। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कौन सा ग्राफ जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और सिलेंडरनेस रेशियो के बीच का दिखा रहा है, ठीक है। तो यदि आप ग्राफ देखें हम तो ये मेरा कुछ इस टाइप से दिखेगा और दूसरा यदि ग्राफ देखें तो ये मेरा इस टाइप से दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ग्राफ जो दिखता है ये मेरा दिखाता है यूलर्स फार्मूला को और सेकेंड दिखाता है मर्चेंट रेनकाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम 14 में बात करें तो इसका जो हो जाएगा डी, मतलब ये ग्राफ हमको दिखा रहा है, ठीक है। उसका हम 15 नंबर देखेंगे। द बैटन प्लेट आर यूज टू कनेक्ट द कंपोनेंट ऑफ बिल्ट अप कॉलम आर डिजाइन टू रेसिस्ट। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है बैटन प्लेट हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए कंपोनेंट ऑफ बिल्ट अप कॉलम में। तो ये जो मेन रूप से रेसिस्ट करता है क्या लॉन्गिट्यूडनल शेयर एंड मोमेंट जब अराइज होता है ट्रांसवर्स शेयर में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 16 देखेंगे कंसीडर द फॉलोइंग पैरामीटर विथ रिगार्ड टू सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर। यहाँ पे देखिए हमको 4 पॉइंट दिया हुआ है, बोल रहा है ऑन विच ऑफ द पैरामीटर डज द डिपेंड सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर डिपेंडेंट। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है सिलेंडरनेस रेशियो जो है किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो यदि हम इसका फार्मूला देखें तो ये होता है लैम्डा इक्वल टू के इंटू एल बट्टे आर मिनिमम। तो आर हो गया मेरा रेडियस ऑफ जिरेशन, के हो गया कांस्टेंट, एल हो गया लेंथ। तो ये जो के जो मेरा डिपेंड करता है किस पे सपोर्ट इन कंडीशन पे, और एल तो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है लेंथ हो गया, और ये जो आर मिनिमम जो डिपेंड करता है क्या सेक्शनल कॉन्फ़िगरेशन पे। तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी डिपेंड करता है किस पे 2, 3 एंड 4 पे। उसका 17 नंबर देखेंगे। 17 में हमको दिया हुआ है एक कॉलम मेंबर ऑफ लेंथ एल which cannot sway has a rigid foundation at its bottom, it top held with heavy beam the effective length of the column। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम क्या होगा जब इस टाइप का केस आएगा। तो 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या डी, यानी 0.65 एल। 18 देखेंगे थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स में स्टील ट्यूबुलर हिंज स्टड फेल। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है स्टील ट्यूबुलर हिंज स्टड फेल होने का क्या क्या रीजन है। तो ये है कंप्रेशन यील्डिंग, ओवरऑल बकलिंग और स्किन बकलिंग, यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 1, 3 और 5 की वजह से क्या होता है फेल्ड होता है। उसका हम 19 देखेंगे।
19 में हमको दिया हुआ है स्टील कॉलम पिन एट बोथ एंड हैज ए बकलिंग लोड 200 किलो न्यूटन। देखिए यहाँ पे बात करें स्टील कॉलम जो दोनों साइड पिन है तो उस केस में जो दिया हुआ है 200 किलो न्यूटन। इफ द कॉलम इज रीस्टैंड अगेन लेटरल मूवमेंट एट मिड हाइट, जब हम रीस्टैंड लगा देते हैं लेटरल मूवमेंट एट मिड हाइट पे तो बोल रहा है बकलिंग लोड क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानते हैं बकलिंग लोड का जो फार्मूला था P इक्वल टू पाई स्क्वायर EI बट्टे L इफेक्टिव का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए P जो मेरा होगा किससे रिलेटेड होगा, L से रिलेटेड होगा। ये जो सभी वैल्यू यहाँ से मेरा हट जाएगा क्योंकि इसके लिए कांस्टेंट होगा। सिर्फ यहाँ पे मेरा एक साइड पिन कनेक्शन है, बीच में मिड हाइट पे क्या होगा लेटरल रीस्टैंड लगा हुआ है, तो दोनों में लेंथ में सिर्फ वेरिएशन आएगा। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो ये हम रेशियो निकाल देते, ये मेरा क्या होगा P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा L इफेक्टिव के स्क्वायर का। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम P1 बटे P2 कर दें ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा जो पहला वाला है ये क्या होगा नीचे आएगा और दूसरा वाला जितना है ऊपर जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया L इफेक्टिव 2 का स्क्वायर बट्टे L इफेक्टिव और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा होगा। तो यहाँ पे देखिए हमको पहला केस में जो हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पहला केस में इंड पे दोनों पे पिन कनेक्शन है तो उसमें L इफेक्टिव जो होता है वो L के बराबर होता है। जब हम मिड हाइट पे रीएक्सटेंड कर देते हैं तो L इफेक्टिव का वैल्यू क्या होता है, हाफ हो जाता है। L इफेक्टिव बराबर होता है L/2। तो यहाँ पे यदि हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, L इफेक्टिव 1 का जगह हम L पुट कर देंगे यानी L स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर वाले की जगह कितना हो जाएगा L स्क्वायर बटे 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे L स्क्वायर हो गया इंटू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यानी यहाँ से यदि L काट दें और P1 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 200 दिया हुआ है, यहाँ पे यदि हम P2 का वैल्यू निकाल दें तो 200 इंटू 4 हो जाएगा, यानी ये कितना आ जाएगा 800 किलो न्यूटन। तो 19 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका हम 20 नंबर देखें, इन लेस्ट कॉलम इन टाइप प्लेट आर प्रोवाइडेड टू, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है जो लेस्ट कॉलम है जिसमें हम इन टाइप प्लेट जो प्रोवाइड करते हैं टू चेक द डिस्टॉर्शन ऑफ द कॉलम सेक्शन इन बिकॉज ऑफ द अनबैलेंस हॉरिजेंटल फोर्स फ्रॉम लेसिंग। ठीक है, इसका हो गया सी। उसका हम 21 देखेंगे, एक कॉलम इज इफेक्टिव हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेन इन डायरेक्शन एट वन इंड बट इट फ्री द अदर इंड, द एक्चुअल लेंथ L द इफेक्टिव लेंथ इज। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जब वन इंड क्या होगा फिक्स्ड होगा और अदर इंड क्या होगा कॉलम में ओपन होगा फ्री होगा, तो इस केस में L इफेक्टिव जो होता है मेरा 2L के बराबर होता है। तो 21 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा कितना डी। 22 देखेंगे, which one of the following force of the compound column of the same effective height form with a two equal angle has the largest axial compressive load carrying capacity। यहाँ पे देखिए हमको चार फिगर दिया हुआ है, बोला सबसे ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी किसका ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे हम फिगर बी की बात करें तो इसका जो है इक्वल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग बोथ द प्रिंसिपल एक्सिस है, जिसके कारण क्या है इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है ज़्यादा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसका हम 23 की बात करें, द इफेक्टिव विड्थ ऑफ आउटस्टैंडिंग कंपाउंड स्टील कॉलम फॉर डिजाइन पर्पस इज इक्वल टू, तो ये जो मेरा इक्वल है डिस्टेंस ऑफ द फ्री एज टू द नियरेस्ट रो ऑफ द रिवेट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया क्या डी। उसका हम 24 देखेंगे, 24 में दिया हुआ है फॉर ए स्टील बिल्ट अप कॉलम सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स ऑफ 1200 किलो न्यूटन द लेसिंग सिस्टम इज टू बी डिजाइन फॉर द रेसिस्टिंग ट्रांसवर्स शेयर फोर्स। तो देखिए यहाँ पे बात करें लेसिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है मेन रूप से शेयर के लिए, ये क्या आता है 2.5% ऑफ द कॉलम ऑफ एक्सियल फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो V इक्वल टू ये मेरा होता है क्या 2.5% इंटू कितना एक्सियल फोर्स का, ये जो मेरा दिया हुआ कितना 1200, यदि इसको हम सॉल्व करके लाते हैं तो ये मेरा कितना आता है 30 किलो न्यूटन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 25 देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट। यहाँ पे देखिए हमको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कौन सा करेक्ट है। तो हम पहला देखेंगे, इन ए स्टील कंपाउंड कॉलम सेक्शन द विड्थ विल बी स्मॉलर व्हेन दे आर प्लेस फेस टू फेस देन व्हेन दे आर प्लेस बैक टू बैक। तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट सही है क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है विड्थ क्या होगा स्मॉलर होगा जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे फेस टू फेस से बैक टू बैक। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है, in the design of the steel compound column length of the batten are normally longer than the lacing। तो देखिए यहाँ पे बैटन का जो लेंथ होता है क्या होता है स्मॉलर होता है लेसिस से, तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत है। थर्ड देखेंगे, लेसिन इज ए स्टील कंपाउंड कॉलम डिजाइन एज ए सिलेंडर
कंप्रेशन मेंबर। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, A 1 and 3 क्या है, सही है। उसका हम 26 देखेंगे। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बैटन स्ट्रट ऑफ एक्चुअल लेंथ L इफेक्टिव हेल्ड इन पोजिशन बोथ इन बट नॉट रीस्टेन इन डायरेक्शन इज टेकन एज। तो देखिए जहाँ पे हम बात करेंगे वेटन के केस में, तो लेंथ को कितना करते हैं, 10% इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 1.1 L। 27 देखेंगे, लेसिंग ऑफ ए कंपाउंड स्टील कॉलम। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है लेसिंग जो हम यूज करते हैं कंपाउंड स्टील कॉलम में, तो ये क्या करता है, जितना भी हमको इंडिविजुअल सेक्शन है, चाहे एंगल है, चैनल है, इसको क्या करता है, अटैच करके सिंगल यूनिट में कन्वर्ट करता है, और ये जो है यूनिफॉर्म बिहेवियर करता है। ठीक है, तो 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी एश्योर यूनिफाइड बिहेवियर। उसका हम 28 देखेंगे। 28 में हमको दिया हुआ है, फॉर ए कंप्रेशन मेंबर विद डबल एंगल सेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन विल गिव लार्जर वैल्यू ऑफ द मिनिमम रेडियस ऑफ जिरेशन। यहाँ पे देखिए हमको सभी सेक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है किस सेक्शन में रेडियस ऑफ जिरेशन ज़्यादा होगा। तो ये जो होगा किस में, अनइक्वल एंगल विथ लॉन्गर लेग बैक टू बैक जब कनेक्टेड होगा तो उस केस में क्या होगा, मिनिमम रेडियस ऑफ जिरेशन ज़्यादा होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। उसका हम बात करें 29 का। 29 में हमको दिया हुआ, बैटन प्रोवाइडेड ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर शैल बी डिजाइन टू ए कैरी ट्रांसवर्स शेयर इक्वल टू। तो ये जो करता है 2.5% ऑफ द एक्सियल फोर्स इन द मेंबर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका हम 30 नंबर देखेंगे। 30 में हमको दिया हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ लेटरल बकलिंग कैन अराइज ओनली दोज स्टील बीम विच हैव। तो 30 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेंडिंग एक्सिस लार्जर देन द अदर। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बेंडिंग एक्सिस के अलाउंग जब लार्जर होगा तब जाके हमको क्या होगा, लेटरल बकलिंग का क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसका हो गया ए। उसका हम 31 देखेंगे। 31 में हमको दिया हुआ है, एज पर द IS 800 2007 द परमिट सिलेंडरनेस रेशियो पे ब्रेसिंग मेंबर इन केस ऑफ हैंगर्स शैल बी। तो देखिए यहाँ पे हैंगर्स के केस में हम बात करेंगे सिलेंडरनेस रेशियो का, तो इसका जो होता है 160। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 31 का ये हो जाएगा डी। 32 देखेंगे, द पोर्टल ब्रेसिंग इन ए ट्रस ब्रिज इज यूज टू। देखिए यहाँ बात कर रहा है पोर्टल ब्रेसिंग हम यूज करते हैं ट्रस ब्रिज में, तो ये जो मेन रूप से करते हैं किसके लिए, स्टीफन द स्ट्रक्चर लिटरली। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका बात करें हम 33 की। 33 में हमको दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू द कॉलम स्प्लाइसिंग। यहाँ पे बात कर रहा है कॉलम स्प्लाइसिंग से रिलेटेड हमको पॉइंट दिया हुआ है, तो इसमें से कौन कौन सा सही है। तो 33 का हम पहला देखेंगे, स्प्लाइस विल बी प्रोवाइडेड क्लोज टू द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन ए मेंबर। तो देखिए ये जो प्रोवाइड किया जाता है इन्फ्लेक्शन एंड पॉइंट ऑफ कंट्राफ्लेक्चर के लिए, तो इसका जो ये क्या है, सही है। उसके बाद सेकेंड है, स्प्लाइसिंग शुड बी लोकेटेड नियर टू द पॉइंट ऑफ लेटरल रेस्टेन इन ए मेंबर। ये भी क्या है, सही है। थर्ड है, मशीन कॉलम फॉर द प्रेफर बेरिंग वुड द नीड स्प्लाइस टू द डिजाइन फॉर एक्सियल फोर्स ओनली। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल और बेंडिंग मोमेंट दोनों के लिए हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। तो 33 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी 1 और 2 क्या है, सही है। 34 देखेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इम्परफेक्शन। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है, हमको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पहला स्टेटमेंट हम देखेंगे, द मटेरियल बीइंग आइसोट्रोपिक एंड होमोजीनियस। देखिए इस पे क्या होता है, डिपेंड करता है। उसके अलावा हमको 2 ऑप्शन और दिया हुआ है स्टेटमेंट, मतलब ज्योमेट्रिक वेरिएशन ऑफ द कॉलम। देखिए ज्योमेट्रिक वेरिएशन ऑफ कॉलम नहीं होना चाहिए, तो ये इस पे क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है। उसके बाद है इसेंट्रिसिटी ऑफ लोडिंग। तो देखिए यहाँ पे प्योरली एक्सियल लोडेड की बात करता है, इस पर भी क्या होता है, डिपेंड नहीं करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, बी, यानी 2 और 3 क्या है, सही है। ये दोनों पे डिपेंड नहीं करता है। 35 देखेंगे, इन बीम कॉलम या इसेंट्रिक लोडेड कॉलम एंड इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कंप्रेशन FCCs। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस की, इसी को हम बोलते हैं बकलिंग स्ट्रेस। इसका जो फार्मूला होता है π²E/λ²। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। 36 देखेंगे, फॉर एन आई बीम द शेप फैक्टर इज 1.12, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन बेंडिंग इज 1.5। इफ द अलाउबल स्ट्रेस इज इंक्रीज बाय 20% फॉर वाइंड एंड अर्थक्वेक लोड देन द लोड फैक्टर इज। देखिए यहाँ पर लोड फैक्टर का जो फार्मूला होता है लोड फैक्टर का, ये होता है क्या, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू शेप फैक्टर। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए पहले केस में हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया हुआ 1.5 और हम क्या करते हैं अलाउबल स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं 20%, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आएगा कितना 1.5 बट्टे 1.2, क्योंकि यहाँ पे हम 20% इंक्रीज करते, तो न्यू फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 1.25। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1.25 पुट कर देंगे। उसका हमको सेफ फैक्टर कितना दिया हुआ 1.12, तो यहाँ पे 1.12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो मेरा निकल के आएगा कितना लॉर्ड फैक्टर, ये आएगा 1.40। तो इसका जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 37 देखेंगे, द रॉल स्टील सेक्शन यूज इन ए कास्ट बीम हैज विड्थ बी एंड डायमीटर डी, द मिनिमम विड्थ ऑफ द फिनिश्ड कास्ट बीम इज गिवन बाय। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है मिनिमम विड्थ ऑफ द फिनिश्ड कास्ट बीम, तो ये जो होता है बी प्लस 100 mm, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। ये जो है IS कोड के अनुसार दिया हुआ है। उसका हम 38 देखेंगे, given that A is the effective area of the member and sigma y equal to yield stress, in order to obtain the ultimate strength of the tension member as per the plastic design concept, A is sigma y is to multiply by। देखिए यहाँ बात कर रहा है मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी जो होता है टेंशन मेंबर के लिए ये होता है क्या 0.85 A is सिग्मा y। ठीक है, यहाँ पे हमको ए ई सिग्मा वाई दिया हुआ, बोल रहा है इसे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये होगा 0.85 से, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। ठीक है, उसका हम नेक्स्ट देखेंगे 39 में हमको दिया हुआ हाइट एट विच द वाइंड फोर्स एक्ट ऑन ए मूविंग व्हीकल ऑन ए ब्रिज डेक, तो ये जो हम प्रोवाइड करते हैं हाइट 1.5 एबव द रोड वे। ठीक है, तो 39 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 40 नंबर देखेंगे, 40 में हमको दिया हुआ है रैकिंग फोर्स ऑन ए स्टील रेलवे ब्रिज इज ड्यू टू, तो ये जो होता है लेटरल मूवमेंट ऑफ द ट्रेन व्हेन मूविंग ऑन द स्ट्रेट ट्रैक। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका हम 41 देखेंगे, 41 में दिया हुआ इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पेन एल each in is restrained against torsion compression flange being unrestrained according to IS 800, the effective length of the compression flange will be equal to। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जब क्या होगा इंड जो है रीस्ट्रेन होगा अगेंस्ट टॉर्सन के लिए, तो इस केस में होता है एल इफेक्टिव एल के बराबर होता है। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। यदि यहाँ पे अनरीस्ट्रेन की बात करता है तो उस केस में होता है 20% क्या होता है इंक्रीज कर जाता है, तो उस केस में एल इफेक्टिव जो होता है 1.20 एल के बराबर। इसका जो सही हो गया ये हो गया ए। 42 देखेंगे, द मैक्सिमम शेयर फोर्स एट ए सेक्शन इज 56 किलोन्यूटन एंड ISWB ऑफ हाइट 350 mm, विड्थ दिया हुआ 200 mm, द थिकनेस ऑफ वेव 8 mm, व्हेन ए सेक्शन मॉडुलस ऑफ 880 सेंटीमीटर क्यूब इज यूज एज ए बीम एट ए सेक्शन, द शेयर स्ट्रेस इज। देखिए यहाँ पर बोल रहा हूँ हमको शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए, जबकि यहाँ पर हमको शेयर फोर्स दिया हुआ है 56 किलोन्यूटन और इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम हमको दिया हुआ है जिसका हाइट है 350 mm और ब्रेथ दिया हुआ है 200 mm, थिकनेस ऑफ वेव दिया हुआ 8 mm और सेक्शन मॉडुलस हमको दिया हुआ 887 सेंटीमीटर क्यूब। बोल रहा है शेयर स्ट्रेस निकालने के लिए, तो शेयर स्ट्रेस बराबर जो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा फोर्स बट्टे एरिया। ठीक है, फोर्स बट्टे एरिया, यहाँ पे फोर्स हमको कितना दिया हुआ है 56 किलोन्यूटन, तो 56 लिखेंगे या किलो को हम 10⁻³ में क्या करेंगे लिख देंगे, तो ये न्यूटन में आ जाएगा। और यहाँ पे एरिया जो इसके लिए होगा ये होगा हाइट इंटू क्या थिकनेस, यानी 350 इंटू हम लिख देंगे इसको 8। तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये जो मेरा निकल के आएगा कितना 20 न्यूटन पर mm², तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 43 देखेंगे, हाउ आर द मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस एंड यूज स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन फ्रेम फ्लोर बीम ETC विथ हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस आर डिजाइन। यहाँ पे बोल रहा है कौन सा सेक्शन हम डिजाइन करते हैं हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के लिए, तो यहाँ पे यदि हम ऑप्शन देखें पहला है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड बीम, तो ये हम डिजाइन करते हैं क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के लिए, तो ये क्या होगा नहीं होगा। बीम है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, तो ये हम डिजाइन करते हैं किसके लिए पर्लिंग इन रूफ के लिए, तो ये भी क्या होगा नहीं होगा। सीम है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम, तो ये जो हम डिजाइन करते हैं क्या फ्रेम फ्लोर बीम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद डी की बात करेंगे इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम के लिए, तो ये जो हम डिजाइन करते हैं किसके लिए थिकर वेब एंड फ्लैंज के लिए जो यूज हम करते हैं कॉलम सेक्शन में, तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। उसका हम 44 देखेंगे,
44 में हमको दिया हुआ है एन एंगल इज कनेक्टेड टू द बैक ऑफ द फ्लैंज ऑफ द चैनल सेक्शन टू बी यूज एज ए बीम सो इन द एबव डायग्राम दिस इज डन। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है चैनल सेक्शन के साथ जो एंगल जो कनेक्ट किया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे जो लॉर्ड जो शिफ्ट हो जाएगा चैनल के वेब में, ठीक है, और ये जो लॉर्ड जो होगा शेयर सेंटर से गुजरेगा। तो 44 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, डी, मेक द लॉर्ड पास थ्रू द शेयर सेंटर, ठीक है। उसके बाद हम 45 देखेंगे। 45 में हमको दिया हुआ विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट इन द बीम टू कॉलम कनेक्शन स्टील कंस्ट्रक्शन इफ द टॉर्सन इज परमिटेड एट द एंड ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम बाय नॉट प्रोवाइडिंग द क्लैंट तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बीम क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं 20%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। 46 देखेंगे। Which one of the following is the correct maximum shear capacity of prismatic beam under the plastic design of steel structure? देखिए यहाँ पे बात कर रहा है मैक्सिमम शेयर कैपेसिटी का प्रिज्मेटिक बीम के अंतर्गत जो प्लास्टिक डिजाइन हम करते हैं, तो बोल रहा है इसमें कितना होगा मैक्सिमम शेयर कैपेसिटी। तो ये जो होता है 0.55 AWFY। यहाँ पे AW हो गया एरिया ऑफ वेव और FY हो गया क्या, इलेस्टन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया बी। ये जो IS कोड के अनुसार दिया हुआ है। उसका 47 देखेंगे। 47 में हमको दिया हुआ एक कैंटिलीवर आर्म इज टू बी अटैच टू ए कॉलम विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द बेस्ट कनेक्शन। यहाँ पे बात कर रहा है जब कैंटिलीवर बीम जो है अटैच रहेगा कॉलम के साथ, इसमें सबसे बेस्ट कनेक्शन कौन होगा, तो ये जो होगा इंड प्लेट कनेक्शन, ठीक है। तो 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद 48 देखेंगे। 48 में हमको दिया हुआ है व्हाट इज द फेलियर ऑफ द सेक्शन सो इन द फिगर इज कॉल्ड। देखिए यहाँ पर हमको डायग्राम दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें जो फेल्योर शो कर रहा है ये कौन सा फेल्योर शो कर रहा है, तो ये जो शो कर रहा है वेव क्रिपलिंग और वेव क्रिम्पलिंग दोनों सेम ही है। दोनों का मतलब इस पर जब हम कंप्रेसिव लॉड जो हम लगाते हैं एक्सियल लॉड, उसके वजह से क्या होता है इसमें ये फेल्योर होता है। तो 48 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 2 और 3 क्या है सही है। उसका हम बात करें 49 में हमको दिया हुआ है स्टील बीम इज कनेक्टेड टू ए स्टील कॉलम बाय मीन ऑफ 2 एंगल प्लेस ऑन द 2 साइड ऑफ द वेव ऑफ द बीम व्हाट इज कॉल्ड। तो इसको जो हम बोलते हैं क्या, फ्रेम कनेक्शन। देखिए इसका यदि हम डायग्राम देखें तो कुछ इस टाइप से बनता है। मान लीजिए मेरे पास क्या है, प्लेट है। अब प्लेट पे जो है इस टाइप से मेरा क्या होगा, कनेक्शन होगा, ठीक है। इस टाइप से ये कनेक्ट होगा और यहाँ पे क्या होगा, बोल्ट से बीच वाले पार्ट अटैच होगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्रेम कनेक्शन, ठीक है। इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया सी। 50 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेव क्रिपलिंग ड्यू टू एक्सेसिव बेरिंग स्ट्रेस कैन बी अवॉइडेड बाय। देखिए हम बात कर रहा है वेव क्रिपलिंग अवॉइड करने के लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वेव थिकनेस को इंक्रीज कर देंगे और सूटेबल स्टिफनर प्रोवाइड कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द बेरिंग प्लेट को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस सब से क्या कर सकते हैं, वेव क्रिपलिंग को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 1, 2 और 3 क्या है सही। 51 देखेंगे। An ISMB 500 is used as a beam in a multi-storage construction. From the viewpoint of a structure design, it can be considered to be laterally restrained. ये जो हम कंसीडर करेंगे लेटरली रिस्ट्रेन कब, जब क्या होगा, कंप्रेशन फ्लैंज इन द लेटरली क्या होगा, रिस्ट्रेन होगा। तो 51 का जो होगा ये होगा बी। उसके बाद 52 देखेंगे। डिफ्लेक्शन लिमिटेशन ओवर द बीम आर इम्पोज्ड बिकॉज एक्सेसिव डिफ्लेक्शन। ये जो एक्सेसिव डिफ्लेक्शन होता है इसका जो रीजन है अनडिजरेबल ट्विस्टिंग एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द इंड कनेक्शन, प्रॉब्लम इन ए ड्रेनेज सिस्टम, साइकोलॉजिक इफेक्ट ऑन यूजर्स। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी ये सभी क्या है सही है। उसके बाद हम बात करें 53 की। तो 53 में हमको दिया हुआ है वेव क्रिपलिंग इज कॉज बाय। तो 53 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी फेलियर ऑफ द वेव अंडर द पॉइंट लॉड के चलते जो क्या होता है, वेव क्रिपलिंग होता है। तो 53 का हो गया बी। 54 देखेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वेरिंग स्टिफनर प्रोवाइडेड एट द लोकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लॉड। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। बोल रहा है वेरिंग स्टिफनर जो हम प्रोवाइड करते हैं एट लोकेशन ऑफ कंसंट्रेटेड लॉड, इससे हमको फायदा क्या होता है, ये रेसिस्ट करता है वेरिंग एंड बकलिंग लॉड को। ये स्टेटमेंट क्या है सही है। दूसरा है वेरिंग एरिया एंड द एरिया रेसिस्टिंग बकलिंग लॉड आर सेम। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों एरिया क्या होता है, सेम नहीं होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 1 ओनली स्टेटमेंट क्या है सही है। उसके बाद 55 देखेंगे। 55 में हमको दिया हुआ विच आर द फॉलोइंग एजम्पशन आर द करेक्ट फॉर आइडियल बीम बिहेवियर। यहाँ पे बात कर रहा है आइडियल बीम बिहेवियर के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला हम देखेंगे
द कंप्रेशन ऑफ फ्लैंज ऑफ द बीम रीएक्सटेंड फ्रॉम मूविंग लोड। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है द टेंशन फ्लैंज ऑफ द बीम रीएक्सटेंड फ्रॉम द मूविंग लोड। तो देखिए यहाँ पे ये एजम्पशन गलत है, क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन फ्लैंज है जो पहला स्टेटमेंट में हमको दिया हुआ, ये क्या करता है, रीएक्सटेंड करता है मूविंग लेटरली, ठीक है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड में एनी फॉर्म ऑफ द लोकल बकलिंग इज प्रिवेंटेड। तो इसका ये भी क्या है, सही है। तो 55 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम बात करें 56 की। 56 में हमको दिया हुआ है विच आर द फॉलोइंग एजम्पशन आर करेक्ट फॉर द लेटरल टॉर्सन बकलिंग ऑफ आई सेक्शन बीम। यहाँ पे बात कर रहा है लिटरली टॉर्सनल बकलिंग ऑफ आई सेक्शन बीम के लिए कौन सा एजम्पशन सही है। तो देखिए इसके लिए जो है बीम इज इनिशियली क्या होना चाहिए, अनडिस्टॉर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। दूसरा है इट बिहेव इन इलास्टिक। तो ये क्या है, सही है। उसके बाद थर्ड है इट इज लोडेड बाय इक्वल एंड अपोजिट एंड मूवमेंट इन द प्लेन ऑफ द वेव। तो ये भी क्या है, सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 2 और 3 क्या है, सही है। उसके बाद 57 देखें, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर आर प्रोवाइडेड इन द प्लेट गर्डर 2। तो देखिए इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर हम प्रोवाइड करते हैं, ये मेन रूप से करते हैं एलिमिनेट द वेव बकलिंग के लिए, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसके बाद हम बात करें 58 में दिया हुआ द थिकनेस ऑफ वेव फॉर अन स्टीफन प्लेट गर्डर विथ क्लियर डिस्टेंस डी बिटवीन द फ्लैंज शैल नॉट बी लेस देन। तो देखिए ये बात जो कर रहा है, जब अन स्टीफन प्लेट गर्डर जो होगा तो उस केस में जो होगा ये जो होगा डी व 85 से क्या होना चाहिए, लेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 59 देखेंगे, द अलाउंस एयर स्ट्रेस इन स्टीफन वेव माइल्ड स्टील बीम डिक्रीज विथ। देखिए हम बात कर रहे हैं अलाउंस एयर स्ट्रेस जो है स्टीफन वेव माइल्ड स्टील बीम के लिए डिक्रीज करेगा जब क्या होगा, इंक्रीजिंग इन द स्पेसिंग ऑफ द स्टीफनर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 60 देखेंगे, अकॉर्डिंग टू इंडियन रेल बोर्ड इन रिस्पेक्ट टू स्टील गर्डर ऑफ ए सिंगल ट्रैक स्पेन या मीटर ब्रॉड गेज द इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ ए स्पेन ऑफ 6 मीटर इज। देखिए यहाँ बात कर रहे हैं हमको इम्पैक्ट फैक्टर निकालने का। तो इस केस में इम्पैक्ट फैक्टर का हम फार्मूला देखेंगे, ये जो होता है 0.15 प्लस 8/6 प्लस एल, ये जो होगा नॉट बी ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू हमको 6 मीटर दिया हुआ है, तो ये हम 6 पुट कर देंगे, तो ये जो मेरा निकल के आएगा कितना, 0.82। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी यहाँ पे नियरेस्ट वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.75। 61 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेरिंग स्टिफनर प्रोवाइडेड इन ए प्लेट गर्डर। देखिए हम बात कर रहे हैं वेरिंग स्टिफनर हम प्रोवाइड करते हैं प्लेट गर्डर में, तो इससे रिलेटेड हमको स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कौन कौन सा सही है। तो 61 का जो देखेंगे तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 1, 2 और 3 क्या है, सही है। हम पहला देखें तो टू अवॉइड लोकल बेंडिंग फेलियर ऑफ द फ्लैंज, टू प्रिवेंट द बकलिंग ऑफ द वेव, टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वेव। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया ए। उसका हम 62 देखेंगे, एज पर द IS 800 इन द केस ऑफ द प्लेट गर्डर विद द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर द ग्रेटर एंड द लेसर अनसपोर्टेड क्लियर डायमेंशन ऑफ द वेव पैनल इन टर्म ऑफ वेव थिकनेस TW शुड नॉट एक्सीड रिस्पेक्टिवली। तो देखिए इसमें जो हम बात करते हैं मैक्सिमम का, तो मैक्सिमम कितना लेते हैं 270 थिकनेस ऑफ द वेव, जो हम लेस लेते हैं कितना 180 थिकनेस ऑफ द वेव। तो 62 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 63 देखेंगे, इन ए प्लेट गर्डर ब्रिज द थिकनेस ऑफ द वेव लेस दैन D'/200 where D' is the unsupported depth of the wave plate should be provided with। देखिए आप बात कर रहा है थिकनेस ऑफ वेव जो होगा लेस दैन D'/200, तो उस केस में बात कर रहा है वेव प्लेट जो हम प्रोवाइड करेंगे ये करेंगे बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टिफनर के साथ। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसके बाद 64 देखें, 64 में हमको दिया हुआ इन द डिजाइन ऑफ स्टील ब्रिज इफ वाइंड एंड सेस्मिक फोर्स आल्सो कंसीडर द अलाउबल स्ट्रेस एज पर द BS में भी इंक्रीज। देखिए यहाँ बात करें जब हम स्टील ब्रिज में देखें वाइंड एंड सेस्मिक फोर्स को हम क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं, तो उस केस में अलाउबल स्ट्रेस जो हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं 33.13%। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका हम 65 देखें, 65 में दिया हुआ इफेक्टिव फ्लैंज एरिया इन ए टेंशन ऑफ द प्लेट गर्डर इज इक्वल टू। देखिए ये सब जो है IS कोड के अनुसार जो है दिया हुआ है, तो जब क्या होगा टेंशन में होगा तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं AF/AW/8, यानी AF हो गया एरिया ऑफ फ्लैंज, AW हो गया एरिया ऑफ वेव +8, ठीक है। तो ये हम क्या करते हैं जब इफेक्टिव फ्लैंज एरिया इन टेंशन में होगा तो उस केस में, इसका हो गया सी। उसका हम 66 देखेंगे,
66 में आपको दिया हुआ AF इज द एरिया ऑफ द फ्लैंज, AW इज द एरिया ऑफ वेव, व्हाट इज द इफेक्टिव फ्लैंज एरिया इन द डिजाइन ऑफ द प्लेट गर्डर। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बात कर रहा है इफेक्टिव फ्लैंज एरिया की, न कि यहाँ पर टेंशन की बात कर रहा है। डायरेक्ट इफेक्टिव फ्लैंज एरिया की बात करेगा तो ये जो मेरा कितना होता है AF प्लस AW बटे 6, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 67 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हॉरिजेंटल स्टिफनर इज प्रोवाइडेड व्हेन। देखिए यहाँ पर बात कर रहा है हॉरिजेंटल स्टिफनर हम कब प्रोवाइड करते हैं, जब होता है वर्टिकल स्टिफनर बिकम टू क्लोज होगा, ओनली थिन प्लेट आर अवेलेबल फॉर वेव, तो उस केस में हम क्या करेंगे हॉरिजेंटल स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। तो 67 का हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद 68 देखेंगे, 68 में हमको दिया हुआ है फॉर ए वर्टिकल स्टीफन वेव ऑफ ए प्लेट गर्डर द लेसर क्लियर डायमेंशन ऑफ द पैनल शुड नॉट बी एक्सीड। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं लेसर क्लियर डायमेंशन का, तो ये जो होता है 180 इंटू थिकनेस ऑफ द वेव, ठीक है। जब यहाँ पे यदि मैक्सिमम की बात करता है तो मैक्सिमम होता है कितना 270 थिकनेस ऑफ द वेव, तो यहाँ पे लेसर की बात कर रहा है तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 68 का ये हो जाएगा बी, ठीक है। 69 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेरिंग स्टिफनर इन ए प्लेट गर्डर आर। देखिए हम बात कर रहे हैं वेरिंग स्टिफनर हम प्रोवाइड करते हैं प्लेट गर्डर में, तो ये करते हैं एट सपोर्ट पे एंड अंडर द कंसनट्रेटेड लोड, जहाँ पे होता है वहाँ पे, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी 1 और 2 क्या है सही है। उसका हम बात करें 70 नंबर, 70 में हमको दिया हुआ है द आउट एक्सटेंड ऑफ द फ्लैंज ऑफ ए बिल्ट अप बीम फ्रॉम द लाइन ऑफ कनेक्शन शुड बी नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 70 का सी, यानी 250/60 बटे रूट अंडर एफ वाई, जहाँ पे टी क्या है थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, जहाँ पे TW है थिकनेस ऑफ द वेव, तो इसका हो गया सही ऑप्शन सी। 71 देखेंगे, ए प्लेट गर्डर ऑफ डेप्थ D वेयर ए कंसंट्रेटेड लोड P थ्रू ए डिस्ट्रीब्यूशन प्लेट ऑफ विड्थ 0.5 D as shown in the figure, if the maximum allowable critical buckling stress is calculated as F, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी वेव प्लेट थिकनेस इक्वल टू टी। देखिए आप हमको फिगर दिया हुआ जिस पे लोड क्या लग रहा है पी लग रहा है एट 0.5 डी विड्थ पे। यहाँ पे बात कर रहा है हमको क्या फोर्स का वैल्यू निकालने के लिए, जबकि यहाँ पे स्ट्रेस का वैल्यू हमको एफ दिया है, थिकनेस क्या दिया हुआ है टी दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए पी जो लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मेरा कितना 45 डिग्री एंगल पे, ठीक है, यानी ये 45 डिग्री एंगल होगा और ये जो जितना डिस्टेंस होगा इतना क्या होगा ये लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो यदि हम P बराबर यानी फोर्स बराबर हम जानते हैं होता है स्ट्रेस इंटू क्या एरिया, तो यहाँ पे यदि हम एरिया की बात करें तो ये मेरा कितना हो जाएगा D प्लस 0.5D, ठीक है, और यहाँ पे थिकनेस मेरा क्या हो जाएगा T, तो यानी यहाँ पे यदि हम एरिया की बात करें तो ये मेरा आ जाएगा 1.5D इंटू T, और स्ट्रेस जो हमको दिया हुआ ये दिया हुआ है F, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे F लिख देंगे। तो ये जो मेरा P का वैल्यू निकल के आएगा ये कितना आएगा 1.5 DT इंटू F, ठीक है, DT इंटू F, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा C। 72 देखेंगे, ए सिमेट्रिकल प्लेट गर्डर हैज बीन फैब्रिकेटेड विथ 3 इक्वल प्लेट इफ ए सर्कुलर होल डायमीटर इक्वल टू half of height is centrally cut in the wave, what is the approximate ratio of the strength of the puncture girder to that of the original girder। देखिए हमें बात कर रहा है जब हम 3 इक्वल प्लेट को मिला के क्या करते हैं एक सिमेट्रिकल प्लेट गर्डर बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं सर्कुलर होल करते हैं जो डायमीटर जिसका है हाइट ऑफ द वेव का आधा है, तो बोल रहा है रेशियो निकालने के लिए स्ट्रेंथ ऑफ द पंक्चर गर्डर टू दैट ऑफ द ओरिजिनल गर्डर। तो देखिए स्ट्रेंथ जो मेरा होता है ये जो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका इफेक्टिव एरिया ऑफ द फ्लैंज, ठीक है, इफेक्टिव एरिया ऑफ फ्लैंज का। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बिफोर कटिंग ऑफ होल एरिया देखेंगे, मतलब बिफोर कटिंग होल एरिया यदि हम देखते हैं इफेक्टिव, मतलब ये इफेक्टिव हम देखेंगे तो ये मेरा होता है क्या एरिया ऑफ फ्लैंज प्लस एरिया ऑफ वेव बटे 6, ठीक है। जब यहाँ पे सिमेट्री की बात करता है तो इस जगह हम एरिया ऑफ फ्लैंज इक्वल टू हम क्या करते हैं एरिया ऑफ वेव ले लेते हैं, इसको मान लीजिए हम एरिया ए मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम पुट कर देते हैं ए एफ इक्वल टू ए और इसके जगह भी ए, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 7/6 ए, तो यहाँ पे मेरा जो ए इफेक्टिव निकल जाएगा ये मेरा कितना आ जाएगा 7/6 ए। इसके बाद हम क्या करेंगे जो निकालेंगे पंक्चर गर्डर के लिए, मतलब इफेक्टिव एरिया जब हम क्या करते हैं इसमें होल करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए यदि हम निकालते हैं मतलब आफ्टर कटिंग होल हम यदि ए इफेक्टिव निकालेंगे तो ये मेरा होता है क्या ए एफ प्लस ए बी मतलब वेव डब्लू बट्टे
कितना होगा 12, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम हाफ कर देते हैं हाइट का, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और यहाँ भी यदि हम एरिया देखें, मतलब एरिया ए एफ इक्वल टू हम ले लेंगे ए डब्ल्यू बराबर हम ए, तो यहाँ पे यदि हम ये पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13a/12। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम दोनों का रेशियो निकाल लें। ये निकल गया क्या, पंक्चर गर्डर बटे ओरिजिनल, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 13/12a बटे जो हो जाएगा मेरा 7/6a। तो इसको यदि हम कैलकुलेट करेंगे और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो मेरा आ जाएगा 92.857। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें 73। तो 73 में हमको दिया हुआ है हॉरिजेंटल स्टेपनर आर नीडेड इन ए प्लेट गर्डर इफ द थिकनेस ऑफ द वेव इज। देखिए हम बात कर रहा है हॉरिजेंटल स्टेपनर का कब जरूरत होता है प्लेट गर्डर में, तो ये जो होता है डेप्थ बाय 200 से लेस देन होगा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 74 देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू द इंटरमीडिएट स्टिफनर। यहाँ पे हमको इंटरमीडिएट स्टिफनर से रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ है, बोल रहा कौन सा सही है। देखिए इंटरमीडिएट स्टिफनर जो मेन रूप से हम प्रोवाइड करते हैं जो अवॉइड करे वेव बकलिंग को, और इसका जो मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टिफनर ये रिस्ट्रिक्टेड होता है कितना 180 इंटू थिकनेस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी, यानी ओनली इसमें से क्या है 3 सही है। ठीक है, उसका हम बात करें 75 की। 75 में हमको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एन इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर कनेक्टेड टू द वेव इज डिजाइन टू द विथ स्टैंड ए शेयरिंग फोर्स ऑफ नॉट लेस देन। तो ये जो नॉट लेस देन होता है कितना 125 टी स्क्वायर बटे एच। ठीक है, जहाँ पे टी हो गया क्या वेव थिकनेस इन mm, एच हो गया क्या आउट स्टैंडिंग ऑफ द स्टिफनर इन mm। तो इसका जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया डी। 76 देखेंगे, for a welded plate girder with a vertical stiffener, what is the maximum depth of the wave provisionally in design when the thickness of the wave plate is 5 mm। देखिए आप हमको बात कर रहा है मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द वेव निकालने के लिए, तो हम जानते हैं वर्टिकल स्टिफनर में जो होता है डेप्थ बटे थिकनेस ऑफ वेव जो होता है ये बराबर होता है कितना 200 का जब मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है थिकनेस हमको कितना दिया हुआ है 5 mm, तो यहाँ हम क्या करेंगे 5 पुट कर देंगे, तो ये जो मेरा डेप्थ निकल के आएगा कितना आएगा 1000 mm। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 77 देखेंगे, A symmetrical plate girder is of I section of depth D. The flange plate are of area AF each and the wave plate is of area AW. What is the plastic section modulus of the above section provisionally for design? देखिए हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो होगा एवब सेक्शन के लिए जो हम डिज़ाइन करेंगे, तो ये जो होगा मेरा क्या एरिया ऑफ फ्लैंज प्लस एरिया ऑफ वेव 4 इंटू डी। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। मतलब ये सब जो है IS कोड के अनुसार हमको दिया हुआ है, तो ये क्या होता है फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो इसका हो गया ए। 78 देखेंगे, द अलाउबल शेयर स्ट्रेस इन द वेव ऑफ माइल्ड स्टील बीम डिक्रीज विथ। देखिए हम बात कर रहा है अलाउबल शेयर स्ट्रेस जो है वेव में माइल्ड स्टील बीम के केस में डिक्रीज करेगा, तो ये कब करेगा जब इंक्रीज होगा हाइट बाय थिकनेस रेशियो। देखिए ये सब जो है ना IS कोड में हमको फार्मूला दिया हुआ है, थोड़ा लेंथी फार्मूला है, तो वहीं से ये पॉइंट लिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे फार्मूला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, बस हम आपको बता दे रहे हैं जो यहाँ पे क्या होगा हाइट बाय थिकनेस रेशियो होगा ज़्यादा, तब जाके क्या करेगा डिक्रीज करेगा। उसका हम 79 देखेंगे। 79 में द अलाउबल शेयर स्ट्रेस इन द स्टीफन वेव माइल्ड स्टील बीम डिक्रीज भी। देखिए यहाँ पे ये भी उसी टाइप का है और उसी टाइप के फार्मूला से क्या है यहाँ से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे बात कर रहा है शेयर स्ट्रेस जो स्टीफन वेव माइल्ड स्टील बीम के डिक्रीज करेगा, ये कब करेगा जब इंक्रीज इन द स्पेसिंग ऑफ द स्टीफनर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसके बाद हम 80 देखें। 80 में हमको दिया हुआ है द थिकनेस ऑफ द वेव फॉर अन स्टीफन प्लेट गर्डर विद द क्लियर डिस्टेंस डी बिटवीन द फ्लैंज शैल नॉट बी लेस देन। तो देखिए यहाँ पे बात कर रहा है जब अन स्टीफन प्लेट गर्डर की बात करें तो इसका जो क्लियर डिस्टेंस होता है फ्लैंज शैल बी नॉट बी लेस देन होता है किसका, ये होता है D/85 का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका हम बात करें 81 में हमको दिया हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन टू पॉसिबिलिटी इम्प्रूव द शेयर कैपेसिटी ऑफ ए स्टील गर्डर। यहाँ पर देखिए बात कर रहा है जो स्टील गर्डर में हम इम्प्रूव कर सकते हैं शेयर कैपेसिटी, तो ये जो मेन करते हैं हॉरिजॉन्टल स्टिफनर से और वर्टिकल स्टिफनर से। तो 81 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये। 82 देखेंगे। इन ए स्टील प्लेट गर्डर द वेव प्लेट इज कनेक्टेड टू द फ्लैंज प्लेट बाय फिलेट वेल्डिंग। द साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड इज डिजाइन टू सेफली रेसिस्ट। तो ये जो रेसिस्ट करता है हॉरिजॉन्टल शेयर फोर्स बिटवीन द फ्लैंज एंड द वेव प्लेट। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम बात करेंगे 83 की।
83 में हमको दिया हुआ है वेयरिंग स्टिफनर इन ए प्लेट गर्डर आर प्रोवाइडेड टू, तो ये जो प्रोवाइड किया जाता है प्रिवेंट टू बकलिंग ऑफ द वेव, मतलब बकलिंग ऑफ वेव को से क्या करता है, बचाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। 84 देखेंगे लोकेलाइज बेयरिंग स्ट्रेस कॉज बाय द ट्रांसमिशन ऑफ कंप्रेशन फ्रॉम द वाइड फ्लैंज टू द नैरो वेव कॉज ए फेल्योर कॉल्ड, तो उस फेल्योर को हम क्या बोलते हैं, वेव क्रिपलिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। 85 देखेंगे इन ए प्लेट गर्डर द वेव इज प्राइमरी डिजाइन टू रेसिस्ट, देखिए हम वेव जो प्राइमरी हम डिजाइन करते हैं रेसिस्ट करने के लिए, ये करते हैं शेयर फोर्स के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 85 का ये हो जाएगा बी। 86 देखेंगे A welded plate girder consisting of two flange plate of 350 mm into 16 mm each and a wave plate of 1000 mm into 6 mm required। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है एक वेल्डेड प्लेट गार्डर है जिसका फ्लैंज का शेप हमको दिया हुआ है 350 mm इंटू 16 mm और वेव का शेप दिया हुआ है कितना 1000 mm इंटू 6 mm। तो बोल रहे हैं हम कौन सा स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। तो इस केस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू निकाल लेते हैं, वो जिस रेंज में लाई करेगा वहाँ पर हम क्या करेंगे, वो स्टिफनर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम सिलेंडरनेस रेशियो का इस केस में जो वैल्यू देखेंगे तो डेप्थ ऑफ द वेव बट थिकनेस ऑफ द वेव होता है, ठीक है। यहाँ पर डेप्थ हमको दिया हुआ है 1000 और थिकनेस हमको दिया हुआ क्या 6। इसका यदि हम रेंज निकालें तो ये जो निकल के आएगा 166.66 इसका वैल्यू आएगा। और ये जो लाई करेगा किस रेंज में 85 से लैम्डा का वैल्यू लाई करेगा 200 के बीच में। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट वर्टिकल स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका हम बात करें 87 की हॉरिजॉन्टल स्टिफनर इन ए प्लेट गर्डर इज प्रोवाइड टू सेफ गार्ड अगेंस्ट वेव बकलिंग ड्यू टू, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, मतलब ये कंप्रेसिंग फोर्स इन बेंडिंग के वजह से, ठीक है। इसका जो हो गया बी। उसका हम बात करें 88 की द सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्लेट गर्डर डिजाइन इज बेस्ड अपॉन, तो ये जो बेस्ड है सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया ये है मिनिमम थिकनेस ऑफ द वेव। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसके बाद हम बात करें 89 की 89 में हमको दिया हुआ है वेव बकलिंग अकर्स इन ए बीम ड्यू टू एक्सेसिव, तो 89 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द वेव। इसके चलते क्या होता है वेव बकलिंग बीम में होता है, ठीक है। इसका हो गया डी। उसके बाद हम बात करें 90 में हमको दिया हुआ वेयरिंग स्टिफनर आर प्रोवाइडेड, तो 90 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी एट द पॉइंट ऑफ कंसनट्रेटेड लोड टू प्रोटेक्ट द वेव फ्रॉम द डायरेक्ट कंप्रेसिव लोड। इसका हो गया डी। 91 देखेंगे द गिवन फिगर शो ए टाइपिकल सेक्शन ऑफ ए क्रेन गर्डर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस रिगार्ड। देखिए आप हमको क्रेन गर्डर का फिगर दिया हुआ, बोला इससे रिलेटेड कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका हम पहला देखेंगे इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, तो ये क्या है सही है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसके वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग इंक्रीज करता है, ठीक है। उसका सेकेंड है रिड्यूस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो ये क्या है गलत है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग डिक्रीज नहीं करता है। उसके बाद थर्ड है इंक्रीज द टॉर्सनल स्टिफनेस, तो ये क्या है सही है, मतलब इसमें टॉर्सनल स्टिफनेस भी इंक्रीज होता है। फोर्थ है इंक्रीज द लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ, तो क्रेन गर्डर का जो फिगर है इसमें जो है लेटरल बकलिंग स्ट्रेंथ भी क्या होता है इंक्रीज करता है। तो 91 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, यानी 1, 3 एंड 4 क्या है सही है। उसका हम बात करें 92 का 92 में हमको दिया हुआ है द परमिसेबल स्ट्रेस फॉर मेन स्ट्रक्चर स्टील मेंबर अंदर डायनामिक लोड शुड भी इंक्रीज। देखिए इसके लिए जो हम डायनामिक लोड के केस के लिए जो हम इंक्रीज करते हैं परमिसेबल स्ट्रेस 33.33%, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी। उसका हम बात करें 93 की 93 में हमको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लोड फैक्टर। देखिए लोड फैक्टर का जो फार्मूला होता है फेल्योर लोड बटे वर्किंग लोड, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। उसका हम बात करें 94 की 94 में हमको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग लोड आर टू बी कंसिडर टू बी डिजाइन ए गैंट्री गर्डर इन ए इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। यहाँ पे बात कर रहा है गैंट्री गर्डर के केस में जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के लिए डिजाइन करते हैं किस किस लोड के लिए, तो ग्रेविटी लोड के लिए, लेटरल लोड के लिए और लॉन्गिट्यूडनल लोड के लिए, वाइंड लोड के लिए नहीं करते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 1, 2 एंड 3 क्या है सही है। उसका हम बात करें 95 की 95 में हमको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन ए क्रेन गैंट्री गर्डर ए चैनल इज प्रोवाइडेड टू द टॉप फ्लैंज गर्डर द अकाउंट फॉर बेंडिंग। देखिए इसमें जो अकाउंट करता है सिर्फ बेंडिंग को, ये करता है हॉरिजॉन्टल प्लेन ओनली, यानी सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में करता है। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए। उसका 96 देखेंगे
96 में हमको दिया हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज द मोस्ट एफिशिएंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड गैंट्री गर्डर। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन जो है सिंपली सपोर्टेड गैंट्री गर्डर के लिए कौन सा होगा, तो ये जो होगा आई सेक्शन विद द चैनल अटैच टू द टॉप ऑफ द फ्लैंज, यानी इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी। 97 देखेंगे ए गैंट्री गर्डर हैज बीन प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग सेक्शन सो इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पर गैंट्री गर्डर का डिफरेंट सेक्शन का हमको फिगर दिया हुआ है, बोल्ड है इन विच केस अलाउबल स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन इक्वल टू दैट इन टेंशन। बात कर रहा है यहाँ पे अलाउबल स्ट्रेस जो है बेंडिंग कंप्रेशन जो है इक्वल होगा टेंशन का, ये किस फिगर में शो करेगा, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्लैंज सेक्शन जो है लेटरली सपोर्टेड है कैट वाल से, तो उस केस में क्या होगा अलाउबल स्ट्रेस और बेंडिंग कंप्रेशन होगा इक्वल होगा टेंशन का, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी। उसका हम बात करेंगे 98 का। 98 में हमको दिया हुआ है लेटरली अनसपोर्टेड कंप्रेशन फ्लैंज बीम हैज बीन स्ट्रेंथेंड बाय चैनल एंगल एंड प्लेट्स एज शोन, area of the all the member added are equal, which one of the following option will yield higher allowable stress। यहाँ पे बात कर रहा है कौन सा फिगर शो कर रहा है yield high allowable stress, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए। मतलब यहाँ पे जो हमको सेक्शन पे क्या कर रहा है चैनल प्रोवाइड कर दिया गया है, तो ये क्या होगा ज़्यादा हाई yield allowable stress शो करेगा, तो इसका हो गया ए। उसके बाद हम बात करेंगे 99 में हमको दिया हुआ है गैंट्री गर्डर कैन बी डिजाइन, तो ये जो डिज़ाइन किया जाता है लेटरली सपोर्टेड बीम के लिए और लेटरली अनसपोर्टेड बीम के लिए, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 क्या है सही है। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन केस ऑफ द वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर। देखिए अब हमको वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर से रिलेटेड पॉइंट दिया हुआ है, बोल्ड है कौन सा सही है, तो हम पहला देखेंगे दीज आर रिक्वायर्ड ओनली व्हेन द रेशियो ऑफ द डेप्थ टू थिकनेस ग्रेटर देन 150। यहाँ पे बात कर रहा है वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर हम तभी प्रोवाइड करेंगे जब क्या होगा डेप्थ टू थिकनेस रेशियो होगा ग्रेटर देन 150, तो ये स्टेटमेंट क्या है गलत है, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ बाय थिकनेस रेशियो जब लाइक करता है 85 से मतलब 200 के बीच में, तब हम क्या करते हैं वर्टिकल इंटरमीडिएट स्टिफनर प्रोवाइड करते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया गलत हो गया। दूसरा हमको दिया हुआ है दे शुड बी प्रोवाइड थ्रू द लेंथ ऑफ द बीम एट ए स्पेस लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ द वेव डेप्थ, तो ये क्या है सही है, क्योंकि देखिए इसका मिनिमम जो हम लेते हैं 0.33 डेप्थ से 1.5 डेप्थ, यानी मैक्सिमम 1.5 लेते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम की बात कर रहा है, तो ये हो गया सही। उसके बाद थर्ड हमको दिया हुआ है दिस कैन बी फिटेड बिटवीन द फ्लैंज विथ क्लियर गैप एट टॉप एंड बॉटम, तो ये भी क्या है सही है, तो 100 का जो सही ऑप्शन हो गया ये हो गया क्या बी, यानी 2 और 3 सही है, 1 क्या है गलत है, यानी ये दोनों सही है। तो चलिए इस सेट का लास्ट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कितना मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप सोच नहीं सकते हैं। 100 क्वेश्चन के सेट में बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है, तो प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट करें। Thank you for watching.